हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि अब पढ़ो वही जो एग्जाम में आएगा, तो जी बिल्कुल सही है। अब समय वैसा है, अब एग्जाम टाइम एकदम नजदीक है, तो अब आपको वही पढ़ना है जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वैसा ही पढ़ना है। तो उसी नजरिए पर हम लोगों ने मॉडल पेपर सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको मॉडल पेपर पर डे एक मॉडल पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे भी, जो कि ऐप पर तो लाइव चल रहा है, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि एक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के डालने हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन के लिए वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए हर एक मॉडल पेपर का मैं 2 पार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और मॉडल पेपर 1 पार्ट ए है ये। हाँ, आप क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं होगा, सारे चैप्टर्स मिला करके पूरा सिलेबस से मिला करके क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सही कर रहे हैं उसी हिसाब से आप अपना तैयारी मान सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है, ठीक है। तो आप पहले से आंसर करने का ट्राई करिएगा, और मेरा बिल्कुल भी ऐसा कभी फोकस नहीं रहेगा कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर टिक करवा करवा के आगे निकल जाऊं, तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। उससे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन भी करें, ताकि उस कॉन्सेप्ट से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपका छूटे ना, और कम से कम आप ऑप्शन छांट के सही आंसर टिक कर पाए, ठीक है। तो पढ़ने का सही तरीका बिल्कुल भी यही है। और यदि आप थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह चाहते हैं, सब चीजें चाहते हैं, अच्छे से टेस्ट, अभी का टाइम है कि एकदम बिल्कुल ऑनलाइन टेस्ट, जैसा कि एग्जाम में टेस्ट होता है वैसा ही टेस्ट हमारे ऐप पर अवेलेबल है। सारे तरीके से पूरा अच्छा तरीका से टेस्ट अवेलेबल है। तो उस टेस्ट को यदि आप अटेंड करना चाहते हैं, पूरे वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, तो आप हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पर इंट्रेंस एग्जाम के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मात्र 499 रुपए में पूरी अच्छी तैयारी चल रही है। वहां लाइव होता है, वहां आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको पैसे लगाने का मन नहीं है और सारा नोट्स वगैरह प्रॉपर चाहिए तो वहां जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मॉडल पेपर 1 पार्ट ए में है क्या, और जैसे कि क्या कहते हैं, ये पार्ट ए आ गया। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंसुलिन के अल्प स्रवन से होता है। इंसुलिन के अल्प स्रवन से क्या होता है बताइए, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलिटस या डाययूरेसिस, या ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस। कैसे डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा बताइए, डायबिटीज मेलिटस कैसे हो जाएगा। तो दो प्रकार का डायबिटीज होता है, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज मेलिटस। लेकिन इंसुलिन हार्मोन का जो कमी होता है, उस कमी से जो होने वाला रोग है वो डायबिटीज मेलिटस है। याद रखिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो रिलीज होता है वो किस ग्लैंड से रिलीज होता है, पेनक्रियास से, जिसका कि फोटो दिख रहा होगा आपको, पेनक्रियास से। और पेनक्रियास को हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय कहते हैं, अग्नाशय, है ना, अग्नाशय कहते हैं, जिससे कि ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। पेनक्रियास किस प्रकार का ग्लैंड है, ये एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड कहने का मतलब क्या हुआ बच्चा, ये इंडोक्राइन भी होता है और इंडोक्राइन भी होता है प्लस एक्सोक्राइन भी होता है। मतलब इसमें इंडो नेचर भी है और एक्सो नेचर भी है। इंडो के कारण क्या सिक्रेट करेगा, हार्मोन, और एक्सो के कारण क्या सिक्रेट करेगा, एंजाइम, जो कि पाचन वगैरह में हेल्पफुल होता है। अब इसके एंडोक्राइन पार्ट को क्या कहते हैं बताइए, इसके जो एंडोक्राइन पार्ट है, पेनक्रियाज का जो इंडोक्राइन, ये सबसे क्वेश्चन आता है कि पेनक्रियाज के इंडोक्राइन पार्ट को क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी पार्ट को क्या कहा जाता है। तो पेनक्रियाज के अंतःस्रावी पार्ट को आपको क्या कहता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं बच्चा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। सबसे पहले क्या, अल्फा सेल, बीटा सेल, उसके बाद क्या कहते हैं, डेल्टा सेल एंड पी सेल, है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड पी सेल, अल्फा बीटा डेल्टा एंड पी सेल, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है, तो ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। और बीटा सेल क्या सिक्रेट करता है बच्चा, इंसुलिन। याद रख लेना, क्वेश्चन आता है, बीटा सेल इंसुलिन, और डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन, स्टैटिन। और ये क्या करता है, पेनिक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड, है ना, पेनिक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है। अब ग्लूकागोन का फंक्शन क्या है, ये भी याद रहना चाहिए ना, ग्लूकागोन का फंक्शन क्या है। तो ग्लूकागोन का फंक्शन है, देखिए, ग्लूकागोन करना, यानी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को गेन करना। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है, क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। जबकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, कंट्रोल करता है अल्फा एंड बीटा को, अल्फा और बीटा के सिक्रीशन को क्या कर देता है, रोक देता है ना। और पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड डाइजेशन वगैरह में हेल्पफुल होता है। तो आपका जो ग्लूकागोन और इंसुलिन का फंक्शन जरूर याद रखिएगा कि ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अब देखिए, इंसुलिन की कमी से अल्पस्रावन कब हो गया, इंसुलिन की अल्पस्रावन से डायबिटीज मेलिटस कैसे हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज बीमारी में होता क्या है,
ये बताइए। डायबिटीज बीमारी में क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंसान के मूत्र से भी, यूरिन के थ्रू भी ग्लूकोज निकलने लगता है। देखिए अगर डायबिटीज वाला पेशेंट, मधुमेह बीमारी वाला पेशेंट कहीं बाहर पेशाब करता है तो वहां पे चींटी लग जाता है, लगता है ना, क्यों? क्योंकि मीठा है, ग्लूकोज निकल रहा है, तो वो ग्लूकोज का लेवल शरीर में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मूत्र के थ्रू विसर्जित होने लगता है। तो क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उसको कम करने वाला फैक्टर ही ब्लड में कम हो गया है। तो उसको कम करने वाला फैक्टर कौन है? इंसुलिन, है ना। इंसुलिन ही तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करता है कौन? इंसुलिन। इस वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज जाता है। डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज का लेवल शरीर में बढ़ जाता है। ठीक है, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर अब इससे क्वेश्चन आ गया तो अब आप जरूर बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा विटामिन विटामिन बी के समूह का सदस्य नहीं है? बताइए, विटामिन बी के समूह का सदस्य नहीं है। ये बिल्कुल पढ़ाया हुआ है ऐप पर अच्छे से, न्यूट्रिएंट्स चैप्टर में। शायद आपको यूट्यूब पे भी ये चीज विटामिन मैंने पढ़ाया है कि आपको कौन सा नहीं है। बताइए, राइबोफ्लेविन, साइनोकोबालामाइन, टोकोफेरॉल और निकोटिन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइबोफ्लेविन होता है वो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है ना। और साइनोकोबालामाइन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। और निकोटिन विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है। अब क्या बोला है, कौन सा विटामिन विटामिन बी के समूह का सदस्य नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल, क्योंकि इसका क्या होता है कि कहते हैं टोकोफेरॉल, है ना। क्या कहते हैं ना, देखो इसको याद कैसे रखना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। तो कहते हैं ना गांव देहात में, ई छौड़ी देखे कितना मस्त छे, एकरा टोक है ना, ई छौड़ी कितना मस्त छे, एकरा टोक है ना। तो टोक है ना, केकरा टोक है ना, एकरा, इकरा टोक है ना। तो समझ रहे हो ना, ई छौड़ी मस्त है तब न टोकबे। तो वही बात है, ई टोके ना, तो मतलब क्या हुआ, ई जो है वो टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विटामिन बी का सदस्य नहीं है। लेकिन अब विटामिन बी का जितना भी है सारा का नाम आपको याद रहना चाहिए। B1, B2, B3, B5, B6, B7 और ये वो होता है B9 भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं बता देता हूँ, और B12। अब इसका ट्रिक होता है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। ठीक है, आगे आगे देखते चलिएगा। थ से होता है थायमिन, पहला हो गया। रा से होता है दूसरा राइबोफ्लेविन, सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। B3 से न्यू यानी निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। फिर B5 से होता है पेंटोथेनिक, पेंट मतलब पेंटोथेनिक अम्ल। फिर 6 से क्या कहते हैं विटामिन B6 में पायरिडॉक्सिन, जो कि न्यू पैंट पर माने क्या हुआ, पायरिडॉक्सिन। और बसा बॉ से हो गया B7, तो क्या कहते हैं बायोटीन हो गया। और सा मतलब हो गया B12 यानी साइनोकोबालामाइन। ठीक है, और विटामिन B9 का एक तो अलग से होता है, जो क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। इसका क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन ए से लेकर के के तक का आपको याद होना चाहिए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके कमी से होने वाला बीमारी भी याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग क्या है, थायमिन है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग एस्कॉर्बिक एसिड है। जबकि विटामिन डी से, सॉरी रोग नहीं बोल रहे, ये केमिकल नेम बोल रहे हैं, केमिकल नेम है। ठीक है, और विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है बच्चा, फाइलोक्विनोन। क्या होता है, फाइलोक्विनोन होता है ना। तो याद रखिएगा, ये हो गया क्या, फिलोक्विनोन हो गया। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जीवाणु में श्वसनीय एंजाइम कहाँ उपस्थित होता है? बताइए, जीवाणु में जो श्वसनीय एंजाइम है वो कहाँ उपस्थित है? माइटोकॉन्ड्रिया में, गोल्जी काय में, प्लाज्मा झिल्ली में, या अंतःप्रद्रवी जालिका में? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जीवाणु है, जीवाणु क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। और सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं? बताइए, सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, है ना। और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब हमने पढ़ाया था, वहां पे बताया था कि जो श्वसनीय एंजाइम होता है उसके किसमें होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली में होता है। और प्लाज्मा झिल्ली, जैसे देखिए ये बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है, इसका जो अंदर वाला सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर की ओर घूम गया, यही है आपका सेल मेम्ब्रेन। इसी में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एंजाइम यानी श्वसनीय एंजाइम्स होता है। और जो अंदर की ओर घुमा हुआ है ये स्पेशली मीजोजोम के अंदर पाया जाता है। जैसे देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर बन गया, तो ये स्ट्रक्चर का नाम मीजोजोम होता है। और एक्चुअली बैक्टीरियल सेल में मीजोजोम में जाकर के श्वसनीय एंजाइम होता है। तो अगर ऑप्शन में मीजोजोम रहता तो ज्यादा सटीक आंसर मीजोजोम होता है, लेकिन ऑप्शन में मीजोजोम नहीं है। तो मीजोजोम चूंकि बना किससे है, तो सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के ही इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? तो बताइए, जैसा कि आपको मनुष्य के हृदय का स्ट्रक्चर पता होगा, कई बार मैंने बना के बताया है कि इस तरीके से मनुष्य का हृदय का कुछ स्ट्रक्चर होता है, चार कक्ष होते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। तो इधर से अशुद्ध रक्त बॉडी में ब्लड बॉडी से हार्ट में आता है, और यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से लंग्स में जाता है, प्यूरिफाई होकर के लेफ्ट में आता है, और उसके बाद यहाँ से आकर के पूरे बॉडी में चला जाता है।
तो देखिए अशुद्ध रक्त दाहिने दाहिने साइड आता है और फिर शुद्ध रक्त बायां साइड आता है। तो ये चीज याद रखिएगा। जैसे हम लोग कोई भी शुभ काम किस हाथ से करते हैं, तो दाहिने हाथ से करते हैं, लेकिन हार्ट में उल्टा होता है। जो शुभ शुभ शुद्ध ब्लड रहता है वो दाहिने साइड नहीं रहता है ना, अशुद्ध ब्लड रहता है। तो याद रखिएगा अशुद्ध रुधिर जो होगा वो क्या हो जाएगा, दाहिने भाग में हो जाएगा। किधर भाग में, दाहिने भाग में। यदि शुद्ध रक्त बोलेगा तो बाएं भाग में, ठीक है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग होता है तो पित्त की उपस्थिति के कारण, नहीं जी, पित्त की उपस्थिति के कारण नहीं। लिम्फ की उपस्थिति के कारण, तो लिम्फ का तो कोई कलर ही नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति के कारण, ना भैया। तो क्या हो जाएगा, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, जी हाँ, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण क्या होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया का नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित नहीं है। बताइए, जैसे कि ब्रेन में आप पढ़े होंगे तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में होता है। तो फोर ब्रेन का जो पार्ट है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में किस चीज का केंद्र नहीं है, भूख का है भैया, प्यास का है भैया, ताप एवं नियंत्रण का यस है, लेकिन स्मृति एवं अधिगम का नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है ना, नहीं है। तो स्मृति एवं अधिगम मतलब मेमोरी से लेना देना कुछ भी नहीं है हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस मेनली भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, लव, अफेक्शन, ये सब चीज को कंट्रोल करता है। कौन, हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आवृत प्रवाह यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो निम्न में से किसकी कमी से होता है। तो महिलाओं में जो पीरियड होता है, लड़कियों में जो पीरियड होता है, पीरियड का जो शुरुआती 3 से 5 दिन का फेज होता है उसको मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। वही जो फ्लो हुआ, ब्लड निकलता है उसको मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं, आवृत प्रवाह कहते हैं। तो किस हार्मोन की कमी से होता है ये बताइए, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या एफएसएच या वेसोप्रेसिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। वेरी गुड। तो प्रोजेस्टेरॉन आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, जैसे देखिए आप मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो यूटूट के निकलता है, महिला का यूट्रस है ये, ठीक। यूट्रस का 3 लेयर होता है। सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम, फिर बीच वाले को क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, जो कि आपको दिख रहा होगा, और अंदर वाले को क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। जो टूट के गिरता है वो क्या गिरता है, इंडोमेट्रियम गिरता है। और याद रखिएगा इंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है, नहीं टूटने देता है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जब प्रोजेस्टेरॉन ही कम हो जाता है तो इंडोमेट्रियम टूट टूट के बाहर गिरने लगता है। तो वही बोल रहा है कि किसकी कमी से होता है, तो मेनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है, यकृत में, अग्नाशय में, आमाशय में या आंत में। तो आंसर क्या हो जाएगा, यकृत में। तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, तो याद रखिएगा एक यूरिया साइकिल मैंने पढ़ाया था, है ना, ऐप पर पढ़ाया हुआ, ये सब चीजें लेक्चर चैप्टर वाइज पढ़ाए हुए हैं। तो यूरिया साइकिल जो हमने पढ़ाया था, वो यूरिया साइकिल आपका कैसे होता है, लीवर में 2 अमोनिया, NH3 का फॉर्मूला क्या, अमोनिया का फॉर्मूला कहता है NH3। जब 2 अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड आपस में ज्वाइंट कर जाते हैं तो यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। यूरिया का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, CONH2 है ना। देख लीजिए एक बीच में CO है और 2 NH2 है, तो वही हो गया यूरिया। तो ये यूरिया बनता है कहाँ पे, लीवर में, किसके द्वारा, यूरिया साइकिल के द्वारा, या फिर इसी को ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, है ना, ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। अब जो यूरिया बना वो कहाँ चला जाता है, किडनी में, और किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू क्या होता है, यूरिया बाहर निकल जाता है ना। तो आपका जो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन हुआ, एक्चुअली वो कहाँ हुआ, यकृत में हुआ। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किडनी के, नहीं, बनता यूरिया कहाँ है, लीवर में, ठीक है, यकृत में। मंड तथा प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा मंड तथा, मंड बने हो गया स्टार्च, तो स्टार्च रहता तब तो एमाइलेज एंजाइम हो जाता, लेकिन प्रोटीन और स्टार्च दोनों बोल रहा है, तो प्रोटीन और स्टार्च दोनों किसके द्वारा होगा, बताइए, गैस्ट्रिन, लाइपेज, अग्नाशयी रस या आमाशयी रस या टाइलिन। तो टाइलिन से सिर्फ मंड का होता है, लेकिन प्रोटीन और मंड दोनों बोल रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पेनक्रिएटिक जूस, क्योंकि पेनक्रिएटिक जूस में आपका क्या होता है, स्टार्च, पेनक्रिएटिक एमाइलेज भी होता है और पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइडेज भी होता है, जो कि क्या होता है, प्रोटीन का पाचन करता है और एक मंड का पाचन करता है। तो अग्नाशयी रस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, एमनीसिया संबंधित है। एमनीसिया रोग में क्या होता है, निद्रा रोग से, सुनने की कमी से, दृष्टि की कमी से, स्मृति की कमी से। जब इंसान को याद चीजें नहीं रहने लग जाती है, मेमोरी कमजोर हो जाता है, तो उस बीमारी को, उस कंडीशन को हम लोग एमनीसिया कहते हैं। तो ये आपका एमनीसिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, कशेरुक दंड में कुल कशेरुकवाओं की संख्या होती है। कशेरुक दंड यानी क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा का संख्या कितना होता है टोटल, तो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसी को हम लोग वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। इसमें कुल कितनी होती है, तो 26 होती है, याद रखिएगा, कितनी होती है,
26 होती है। कैसे? हमने बताया था इस पूरे 26 को, पूरे वर्टिब्रल कॉलम को कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 5 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा, जो कि कितने होते हैं? 7, याद रखिएगा। दूसरा वर्टिब्रा क्या है? थोरेसिक, दूसरा पार्ट थोरेसिक जो कि 12 होता है। और तीसरा क्या है? लंबर, जो कि 5 गो होता है। और चौथा क्या है? सैक्रम, जो कि 5 फ्यूज होकर के बनता है। चूंकि फ्यूज होकर आपस में जुट गया है तो इसको गिनते हैं 1। और कॉकिक्स चूंकि 4 गो से फ्यूज होकर के बना है तो गिनते 1 है ना। तो आपका क्या हो गया टोटल? देखिए 12, ये देखिए 7 12 19, 19 5 24, 1 25 1 26, तो टोटल 26 हो गया ना, याद रखिएगा। ठीक है, 26 का शेर होता है। शकरकंद का खाने योग्य भाग है। शकरकंद जिसको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं इंग्लिश में, उसका खाने योग्य भाग क्या होता है? बीज, पत्तियां, तना या फिर अपस्थानिक कंदिल मूल। तो आपका क्या आ जाए आंसर? मूल, यानी कि रूट खाते हैं उसका। ठीक है, जबकि आलू का क्या खाते हैं? स्टेम, याद रखिएगा। आलू का वो स्टेम है, ना कि जड़ है। ठीक है, आलू का स्टेम खाते हैं, यानी तना। नेक्स्ट है, जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचते हैं। जड़ों द्वारा, जैसे कोई पौधा है तो पौधा नीचे, ये पौधा है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा पत्ता है और नीचे जड़ के द्वारा क्या हुआ, क्या कहते हैं, खनिज या फिर वाटर मिनरल्स ऊपर जाता है। किसके द्वारा बताइए? तो याद रखिएगा, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा नहीं, चालनी नलिका के द्वारा नहीं, जाइलम के द्वारा। जी हाँ, जाइलम के द्वारा। तो याद रखिएगा कि देखिए पौधों में जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम होता है। संवहन उत्तक होते हैं। संवहन उत्तक यानी क्या होगा? वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जो कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फाइलम। अब वेस्कुलर टिश्यूज में जाइलम और फाइलम का फंक्शन क्या है, याद रख लीजिए, क्वेश्चन आते हैं। तो पौधों में जल एवं मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का जो फ्लो कराता है वो किसे करता है? जाइलम के थ्रू। कैसे याद रखेंगे? जौ से जाइलम, जौ से जल, है ना। अब फौ से फ्लोएम, फौ से फूड। तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो करता है वो करता है फ्लोएम, है ना। लेकिन जल का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है? जल। और जल ऑलवेज नीचे से ऊपर की ओर ही जाएगा, जड़ से पत्ती की ओर। तो इसीलिए ये क्या होता है, देख लीजिएगा, ऑलवेज एरो ऊपर की ओर ही है। तो यहाँ क्या होता है? वन वे ओनली, तो एक दिशीय इसमें गति होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है? फ्लोएम ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी आ सकता है, दोनों एरो दिख रहा होगा। ये 2 वे फ्लो होता है। 2 वे फ्लो मतलब समझ, वाटर एंड फूड बोलने का मतलब हुआ कि फूड भी जो ट्रांसलोकेट होता है वो किस ग्रुप, वाटर में घुल के ही होता है ना। तो इसीलिए यहाँ 2 वे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जल में क्या होता है? जाइलम जल से, जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम फूड का संवहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? मांसाहारी प्राय होते हैं। मांसाहारी क्या होता है प्राय? जब आप फूड चेन पढ़े होंगे तो बताइए, प्राय प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक या प्राय द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, प्राय द्वितीयक अथवा तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, या अपघटनकर्ता होते हैं। तो आंसर आप पहले नहीं देखिए, चलिए इधर देखिए फूड चेन में। तो जो फूड चेन, एक नॉर्मल सा फूड चेन देख लेते हैं। जो भी हरा पौधा है वो क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है, यानी प्रोड्यूसर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोड्यूसर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसको हरा पौधा को खाएगा, यानी शाकाहारी, या देखिएगा शाकाहारी, शाकाहारी क्या कहलाता है? शाकाहारी जो भी है वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब क्या हुआ? प्राथमिक उपभोक्ता। जो भी होगा पहला उपभोक्ता क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो शाकाहारी को खाएगा यानी मांस खाएगा, तो मांसाहारी वो क्या होगा? यहाँ पे द्वितीयक हो गया, द्वितीयक कंज्यूमर यानी द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक, अब दूसरा फूड चेन देख लेते हैं। ये भी हरा फूल है, पत्ता है, तो ये भी क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। और उसको खाने वाला जो शाकाहारी हो गया तितली, ये क्या होता है? आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो इतना से तो पता चल गया कि जहां भी हरा पौधा रहेगा वो क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा, और जो शाकाहारी होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा। ऑलवेज शाकाहारी क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन जो मांसाहारी है, जैसे मेढक, अब इसको खाएगा तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को जो खाएगा ये भी मांसाहारी कहलाएगा, ये तृतीय उपभोक्ता। अब इसको जो खाएगा ये क्या? ईगल, इसको भी क्या कहेंगे? चतुर्थ उपभोक्ता। यानी कि अब द्वितीयक के बाद जो भी है कंज्यूमर, वो सब क्या है? उपभोक्ता है। मांसाहारी क्या हो गया? उपभोक्ता। द्वितीयक से स्टार्ट होता है जब भी होता है, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं। ठीक है, तो वही चीजें हैं कि मांसाहारी प्रायः क्या होते हैं? तो प्रायः प्राथमिक उपभोक्ता तो होगा नहीं, क्योंकि प्रायः प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी होता है, आपको देखा दिए। द्वितीयक उपभोक्ता ऐसा नहीं है सिर्फ द्वितीयक, है ना, द्वितीयक तृतीयक दोनों ऑप्शन में दिया है। तो प्रायः जो द्वितीयक तृतीयक दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मछली के तेल जैसे सार्क यकृत तेल या कॉड लिवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो मछली का तेल हो या यकृत का तेल, कॉड लिवर तेल, जो भी मछली का तेल है उसमें विटामिन डी का मात्रा ज्यादा होता है। लेकिन अगर डिटेल में पूछ लेगा कि अगर सार्क लिवर ऑयल में कौन सा का ज्यादा मात्रा है और कॉड लिवर ऑयल में ज्यादा किसका मात्रा है, तो सार्क लिवर ऑयल में ज्यादा मात्रा विटामिन ए का है, जबकि कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए एवं डी दोनों है। तो विटामिन डी, ए एवं डी दोनों होता है ये कॉड लिवर ऑयल में, और सार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए ज्यादा होता है। ठीक है, विटामिन ए ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन अगर सम्मिलित रूप से पूछ दे मछली के तेल में कौन सा विटामिन ज्यादा है, तो विटामिन डी। ठीक है,
नेक्स्ट है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि गांव घर नहीं शहरों में आप देखे होंगे हरा हरा बस चलता है, हरा हरा ऑटो चलता है, वो सीएनजी होता है, वो क्या कहते हैं पेट्रोल पे नहीं चलता है। तो सीएनजी जो गैस है वो फ्यूल है एक प्रकार का, उसमें कौन सा गैस ज्यादा होता है बताइए, प्रोपेन, मीथेन, एथेन या ब्यूटेन? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, CH4 होता है, ठीक है। यही बोल देगा एलपीजी यानी कि क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या है, तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन भी होता है ना। तो याद रखिएगा एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है और ये सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन है, ठीक है। नेक्स्ट है पशुओं की खुरपका व मुंहपका बीमारी का कारण है। तो पशुओं में जो खुरपका या मुंहपका बीमारी होता है यानी फुट या माउथ डिजीज, एफएमडी जिसको कहते हैं, वायरस चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, वो किसके कारण होता है, तो विषाणु, प्रोटोजोआ या जीवाणु या कीट के द्वारा। तो विषाणुओं के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, किस विषाणुओं के द्वारा। निम्न में से कौन सा परजीवी है, बताइए कौन सा परजीवी है। परजीवी किसको कहते हैं, वैसे जीव जो कि किसी जीवित जीव पर निर्भर करे उसको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और मृतोपजीवी जो सड़े गले चीजों पर निर्भर करे, तो यहाँ पे परजीवी बोल रहा है। तो फीता कृमि जिसको हम लोग इंग्लिश में टैपवार्म कहते हैं, टैपवार्म कहते हैं, जो कि मनुष्य के आंत में रहता है। तो मनुष्य जीवित है तो मनुष्य के ऊपर डिपेंड करेगा। ये मच्छर भी तो मनुष्य के खून पे निर्भर करता है, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा आंसर, ठीक है, नन तो होगा नहीं। नेक्स्ट है उत्प्रेरक संवर्धक में निम्न में से कौन सी धातु उत्प्रेरक की भांति कार्य करती है, प्लेटिनम, रोडियम, पैलेडियम या ये सभी। तो आप जब क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ कैटलिस्ट के तौर पे आप पढ़े होंगे अक्सर NiPd और Pt का यूज करते हैं, है ना, निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम। और वही चीजें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, प्लेटिनम भी दिख रहा है, पैलेडियम भी दिख रहा है, और रोडियम भी होता है उत्प्रेरक के तौर पे। तो रोडियम, प्लेडियम, प्लेटिनम और निकेल ये सब क्या है, उत्प्रेरक के तौर पे यूज करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, ठीक है। ये सभी आंसर हो जाएगा हाँ 19 का। नेक्स्ट है रेशम उद्योग कहलाता है। रेशम उद्योग क्या कहलाएगा बताइए भैया, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर। तो रेशम उद्योग आपका क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। रेशम यानी क्या हुआ, सिल्क, एस से सिल्क, एस से सेरीकल्चर। एपीकल्चर में किसकी खेती की जाती है, तो मधुमक्खी की खेती की जाती है। और हॉर्टिकल्चर में तो फूलों एवं सब्जियों की खेती की जाती है, फूलों एवं सब्जियों की खेती की जाती है। जबकि पीसी कल्चर में मत्स्य पालन होता है, क्या होता है, मत्स्य पालन होता है। देख लो भाई हिंदी गलत लिखाएगा तो हमको मत बोलना, बस समझो क्वेश्चन वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, ठीक है, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। पेरीपेटस किन वर्गों के प्राणियों का संयोजक कड़ी है। पेरीपेटस कुछ इस प्रकार का दिखता है, एनिमल किंगडम में हमने पढ़ाया है। तो पेरीपेटस है वो किसके बीच का संयोजक कड़ी है, तो ये आपका एनिलिडा एवं ऑर्थ्रोपोडा के बीच का संयोजक कड़ी है, डायरेक्ट याद रख लीजिए। नेक्स्ट है पादपों में सभी दालें किस कुल से संबंधित होती हैं। पादप में जितना भी दाल है, पल्सेस हैं, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्रूसीफेरी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी या प्रेमनी से। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली जितने भी होते हैं, देखिए दाल वगैरह को लेग्यूम्स कहते हैं ना, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में जितने भी आते हैं वो दाल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एजोला पौधा में कौन सा सहजीवी रहता है। तो देखिए एजोला पौधा कहाँ है, ये धान के खेत में जो हरा हरा हो जाता है ये एजोला पौधा है, जिसको वाटर फर्न भी कहते हैं। वो किसके साथ सहजीवी में रहेगा, तो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ होता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एनाबीना। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनाबीना, ठीक है। वे अंग जो आकारिकी में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समझात अंग, अवशेषी अंग या समवृत्ति अंग या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दो ऑर्गन होता है, एक होता है होमोलोगस ऑर्गन, एक होता है एनालोगस ऑर्गन, जो कि आपको पढ़ाया गया होगा इवोल्यूशन में, पीएम से पढ़ाए थे यहाँ पर। जो होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन होता है, होमोलोगस ऑर्गन वो ऐसे ऑर्गन होते हैं जो आकारिकी एवं, देखिए होमो मतलब सेम, तो क्या आकारिकी एवं उत्पत्ति तो सेम होगा, उसका स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होगा। लेकिन अगर आपका कि ये आकारिकी और उत्पत्ति भिन्न है लेकिन कार्य समान है तो वो एनालोगस स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखिएगा इस तरीके से आपको याद रखना, जैसे देखिए वे आकार, ये टेबल याद रहना चाहिए। वे अंग जो आकारिकी में भिन्न कहाँ है, यहाँ आकारिकी भिन्न और कार्य में समान, मतलब इसके बारे में बोल रहा है। तो एनालोगस क्या होता है, समवृत्ति अंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, समवृत्ति अंग, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, होमोलोगस ऑर्गन दिखने में सब एक जैसा लग रहा है ना, ओरिजिन सबका सेम है ना, ओरिजिन सबका सेम है, लेकिन इंसान का हाथ खाने योग्य काम आता है, चीता का पैर जो हाथ दौड़ने के लिए आता है, और वेल में ये क्या पंख के तरह काम करता है, पानी में तैरने के लिए, इसमें उड़ने के लिए काम करता है। तो काम अलग अलग है लेकिन ओरिजिन सेम है ना, स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है। तो ये क्या वो होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर एनालोगस ऑर्गन में बोलिएगा तो बटरफ्लाई का विंग है ना, देखिए अलग स्ट्रक्चर है लेकिन काम उड़ना है। बैट विंग का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन काम उड़ना है, तो काम सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, तो एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्न में से किसमें एंजाइम अनुपस्थित होता है? तो याद रखिए एंजाइम्स जब भी होगा वो जीवित चीजों में उपस्थित होगा, जीवित का पहचान होता है, ठीक है। तो जीवित जो है कवक जीवित होता है तो एंजाइम्स होगा, जीवाणु जीवित होता है तो एंजाइम्स होगा, स्लाइम मोल्ड्स में भी एंजाइम्स होगा, लेकिन विषाणु में वायरस हमने आपको बता दिया है कि बाहर जब रहता है तो वो नॉन लिविंग रहता है, लेकिन जब किसी जीव में अंदर कर जाता है, एंटर कर जाता है, तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। यानी कि क्या लिविंग करने का मतलब क्या हुआ है, जीवित की तरह बिहेव करता है। तो एंजाइम जो है वो किसमें नहीं होगा, विषाणु में नहीं होगा। विषाणु चाहे शरीर के अंदर भी क्यों ना आ जाए उसमें एंजाइम्स नहीं बन जाता है, वो शरीर के एंजाइम्स को ही यूज करता है, ठीक है। तो एंजाइम्स किसमें नहीं होता है, विषाणु में नहीं होता है, ठीक है। तो आपने अभी 25 क्वेश्चन कर लिया है, इसके पार्ट 2 शाम में आएंगे, उसका पार्ट बी जो होगा वो उसको भी कर लीजिएगा और मिलाइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। क्या वीडियो अच्छी लग रही है, इस तरीके से आपको करवाया जाए। और हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आप लोग बोल रहे थे, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कल परसों एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लो, ताकि हर एक न्यूज नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे जेन्युइन कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। खास करके फार्मेसी, बस हमारा फोकस ही एक ही बच्चा रहता है जिसको ग्रुप ई का एग्जाम देना है, फार्मेसी करना है, फिर हमारा उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल, जहाँ से कि आप डी फार्मा की पूरी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।